Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम जो एसडीपी सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें चल रहा था टॉक्सिकोलॉजी में हमने धातु द्वारा विषाक्तता पढ़ लिया था और हमने पॉइजनिंग को डिवाइड कर दिया था अलग अलग भागों में। प्लांट्स के द्वारा होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है, ये सब हो गया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स पॉइजनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट पॉइजनिंग क्या होता है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स पॉइजनिंग, इसका जो मेन सोर्स है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स का जो पॉइजनिंग का, तो वो है रासायनिक खाद। दूसरा है जब अकाल के समय, जब पानी की कमी होती है, अकाल के समय जब पौधे ग्रो करते हैं, तो उसमें इसकी नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरा है पीने के पानी में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तब। चौथा क्या है, आहार व चारा इत्यादि में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब, क्योंकि आहार में जो चारा होते हैं उसके दौरान अगर हम काफ़ी समय तक आहार और चारे को रख देते हैं तो अजीब तरीके की फफूंदी सी आ जाती है, या क्या बोलते हैं कि हवा लगने से, कुछ चारे होते हैं जिनको हवा आदि लगने से उनमें अलग प्रकार की विषाक्तता स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें मेन रूप से नाइट्राइट्स होते हैं। और जैसे कोई ज़मीन होती है उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस वजह से भी ये हो जाता है। तो इसका ये जो मेन सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इसकी पॉइजनिंग होती है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र मेन, तो फिर अकाल के समय जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें भी इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पीने के पानी में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, आहार व चारे में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी नाइट्राइट्स पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस प्रकार हैं कि जब क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट है ये पॉइजन नहीं फैलाते हैं, लेकिन जब ये नाइट्राइट्स में चेंज होते हैं तो ये पॉइजन फैला देते हैं। जब पशु कोई भी आहार, चारा, पानी जो भी कुछ खाएगा पिएगा, उस दौरान जब वह चारा, पानी इत्यादि वो रूमन में जाएगा तो रूमन में क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, रूमन में किण्वन की क्रिया होती है, और किण्वन की क्रिया के दौरान क्या होता है, नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में बदल जाते हैं। जब नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलेगा तो वो अपनी विषाक्तता फैलाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जब नाइट्राइट में चेंज होगा तो क्या होगा कि जब ब्लड HB होता है, जो ब्लड का जो HB होता है वो क्या होता है, उसमें नाइट्रेट जाएगा, नाइट्रेट जाने के बाद फिर ये जो ब्लड का जो HB है वो मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, क्योंकि मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन को शरीर में वितरित करने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि जब ये मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्राउन चॉकलेटी कलर का एक पदार्थ हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब ये मैट हीमोग्लोबिन बनता है तो ये जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, एनोक्सिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। एनोक्सिया की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने की वजह से धीरे धीरे पशु परेशान होने लग जाता है और सांस न ले पाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब ये
ब्लड HB जब मैट HB में चेंज होगा, जब यानी कि ये जो रक्त का हीमोग्लोबिन है, जब ये मैट हीमोग्लोबिन में चेंज होगा तो क्या होगा, इससे ब्राउन चॉकलेटी कलर का पदार्थ निकलेगा। ब्राउन चॉकलेटी कलर का जो पदार्थ होता है, जो मैट हीमोग्लोबिन में चेंज होता है, उसकी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में वितरित करने की क्षमता कम होती है। फिर जब ये मैट हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है, जब वो शरीर के अन्य टिश्यूज़ तक पहुँचेगा, बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, तो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से एनोक्सिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे पशु की डेथ हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है कि शरीर है नीला पड़ने लग जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। नीला पड़ने लगता है तो इसको हम हमारे भाषा में या कॉमन उसमें बोले तो साइनोसिस बोल देते हैं, यानी कि शरीर का नीला पड़ जाना या शरीर का रंग नीला हो जाना साइनोसिस कहलाता है। और इस साइनोसिस को ही हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ का तरह से हम इसको जानते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो जो गर्भित पशु होगा उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। जो पिग होता है, सुअर होता है, वो बिना लक्षण प्रदर्शित किए मर जाता है। जो मसल्स होती है उनमें ऐंठन आ जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है, और साथ में ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। लकवा आ जाता है पशु को, और लड़खड़ा कर पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, और लार गिरने लग जाती है, और पशु के भयंकर पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट देखें, एंटीडोट देखें तो नाइट्रेट का। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ये एंटीडोट बोले तो वो है मिथाइलिन ब्लू। नाइट्राइट पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो क्या है, मिथाइलिन ब्लू। ये आपके लिए मेन है। इसी के साथ नाइट्राइट पॉइजनिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनाइड पॉइजनिंग एंड यूरिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे नाइट्राइट, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरिया। तो यूरिया पॉइजनिंग का जो मेन सोर्स होता है वो मुख्य रूप से होता है सोयाबीन, क्योंकि जब हम पशु को सोयाबीन खिला रहे हैं तो अगर सोयाबीन के साथ अगर हमने पशु को यूरिया खिला दिया किसी भी रूप में तो उससे उसको पॉइजनिंग हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, हम पशु को जो चारा होता है उसको उपचारित करने में भी यूरिया के जो घोल होता है उसका यूज़ करते हैं। पशु को यूरिया व कई चीज़ों, यूरिया कैल्शियम इत्यादि से मिलकर जो ईंट वगैरह बनाई जाती है वो भी चटवाते हैं बाट में, तो उससे भी पशु को यूरिया की पॉइजनिंग हो जाती है अगर पशु उसको ज़्यादा मात्रा में खा ले। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यूरिया का जो मोलेसिस होता है वो, ये सब क्या होते हैं, यूरिया की जो विषाक्तता होती है पशु के शरीर में बना देते हैं उस। और तीसरा क्या होता है कि जब हम पशु को कोई भी, जैसे जिस पशु को हम रेगुलरली यूरिया खाने के लिए नहीं दे रहे, तो अगर उस पशु को हम सडनली अगर यूरिया देंगे तो उसमें विषाक्तता हो जाएगी। अब एक तो पशु को धीरे धीरे यूरिया खाने की आदत हो जाए शरीर को, अगर रूमन उसको अवशोषित कर लेता है, पशु के शरीर में कोई विषाक्तता नहीं होती है तो वो विषाक्तता नहीं होगी, तो 400 ग्राम भी हम पर डे के हिसाब से यूरिया पशु को खिला सकते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर कोई पशु जिसको हम यूरिया दे ही नहीं रहे आहार में किसी भी रूप में, तो अगर उसको 50 ग्राम यूरिया भी अगर उसके शरीर में चली जाएगी तो उसको यूरिया की पॉइजनिंग हो जाएगी। लेकिन मेन रूप से ज़्यादातर क्या होता है, अगर सोयाबीन के साथ अगर पशु को यूरिया किसी भी रूप में खिला दी जाएगी तो इसकी पॉइजनिंग 100% होती है। ठीक है, ये तो इसके हो गए सोर्स। तो हम इसके सोर्स लिख दें यूरिया के, सोयाबीन मील प्लस यूरिया। आहार उपचारित यूरिया मोलिसिस यूरिया ब्रिक्स, ईट भी बोल देते हैं जैसे, ये हो गया। ठीक है, अब ये इसके हो गए सोर्स जिसकी वजह से यूरिया की पॉइजनिंग विषाक्तता हो जाती है। ये विषाक्तता हो गई। अब इसके हम सिम्टम्स देखें। इसके जो सिम्टम्स हैं ये रूमन में यूरिया के अवशोषण की दर पर निर्भर करता है कि रूमन में कितनी यूरिया अवशोषित हो गई
कितनी नहीं हुई। ठीक है, इसमें मेन रूप से क्या होगा, मुंह व नाक से झाग आने लग जाएंगे, पशु को आफरा आ जाएगा, गैस हो जाएगी, पेट दर्द, दांत घिसना स्टार्ट कर देगा, हो जाते हैं पशु के, पशु की पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट ये बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही क्या होता है, पशु की जो जुगुलर वेन होती है, जुगुलर पल्स, वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाती है। ये सब इस यूरिया विषाक्तता के सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या करें, अगर पशु को गैस हो जाए तो ट्रोकार कैनुला से पशु की गैस निकाल दें ताकि उसके पेट को आराम मिले। ठीक है, ये सब हो गया। लार वार भी गिरने लग जाती है पशु के, ये तो सिंपल है ही, नॉर्मली होता ही है ज़्यादातर कि लार वार गिरना पशु को स्टार्ट हो जाती है। कोई पॉइजनिंग होती है ज़्यादातर लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट हम देखें तो यूरिया का, तो इसमें मेन रूप से एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड का 2 से 5% का 2.5% का जो घोल होता है, एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, सिरके का, साथ में पानी जब हम यूज़ करते हैं तो इससे पशु की यूरिया की विषाक्तता को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ यूरिया का ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है, जब यूरिया की जब पॉइजनिंग होती है पशु को, तो उसमें एसिटिक एसिड यूज़ में लिया जाता है। और साथ में अगर पशु की जब लार गिर रही है तो हम एट्रोपाइन सल्फेट का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसी के साथ यूरिया पॉइजनिंग कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे SCN यानी कि साइनाइड पॉइजनिंग। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड की जो पॉइजनिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से उन प्रकार के पौधे में जिनमें साइनाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उस प्रकार के पौधे अगर पशु खा लेता है तो उससे साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पशु जो आहार खा रहा है उसमें, उस आहार के में जब वो पौधे जब बड़े होते हैं उस दौरान के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। ये मेन रूप से ज़्यादातर ज्वार और बाजरे के पौधे में जब अकाल पड़ता है तो वो पौधे कम ग्रो करते हैं, और अगर उनका साइलेज बनाकर पशु को खिला दिया जाए तो साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गए इसके सोर्सेज साइनाइड के। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स हम देखें तो सिम्टम्स, इसमें भी क्या होगा, लार गिरेगी, लार गिरना, मांसपेशियों में ऐंठन व अकड़न, आंखें लाल होना, श्वसन में परेशानी, ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। लास्ट में क्या होगा, पशु को सांस में तकलीफ होगी, श्वसन दर में कमी आएगी। श्वसन दर में कमी होने की वजह से पशु की जो सांस होती है वो रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी और पशु की डेथ हो जाएगी। लेकिन जब इस साइनाइड पॉइजनिंग में जब पशु मरता है, उसके श्वसन दर कम होने की वजह से या सांस कम आने की वजह से पशु मर जाता है, तो उसके बाद में उसकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो कुछ सेकंड तक कंटिन्यू रहती है। तो हमें लगता है कि पशु जिंदा है, लेकिन ये ऐसा क्या होता है कि इसमें सांस तो ख़त्म हो जाती है लेकिन हार्ट बीट रेट चलती रहती है। इसका जो हम ट्रीटमेंट देखें, इसमें हम पशु को सोडियम नाइट्रेट 3 ग्राम, साथ में सोडियम थायोसल्फेट 15 ग्राम को डिसॉल्व करेंगे 20 ml डिस्टल वाटर में। डिसॉल्व करके डिस्टल वाटर में
लेकर मिक्स करके इसको सबकट लगा देंगे। अगर हमें थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है पशु को तो 30 ग्राम मुंह से भी हम पशु को खिला सकते हैं ओरली। ठीक है। अगर आवश्यकता हो रही है तो अगर हम दोबारा ही अगर इसका इंजेक्शन लगाएंगे तो हम इसमें सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट ही यूज़ करेंगे, बिकॉज़ अगर हम दोबारा से नाइट्रेट का इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु के अंदर साइनाइड की तो कम होगी और नाइट्रेट की बढ़ जाएगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा अगर आवश्यकता होगी तो सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम 5 लीटर पानी में 5% एसिटिक एसिड यानी कि सिरका घोलकर पशु को पिला देंगे। दूसरा उपचार क्या है इसमें, 5 लीटर पानी के अंदर 5% एसिटिक एसिड घोलकर पशु को पिला देंगे। ये जो पॉइजनिंग होती है मुख्य रूप से जो जुगाली करते हैं उन पशुओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चबा चबा कर धीरे धीरे 8 से 10 घंटे तक जो जुगाली करते हैं उस दौरान की विषाक्तता ज़्यादा प्रभावी करती है। तो इसी के साथ सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड का ये जो विषाक्तता है कंप्लीट होती है। इसका जो हम ट्रीटमेंट मुख्य रूप से हमें याद रखना है, इसमें 3 ग्राम तो सोडियम नाइट्रेट लेंगे और 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेंगे। इन दोनों को मिक्स करके 20 ml डिस्टिल वाटर में सबकट लगाएंगे पशु को। ज़रूरत होने पर 30 ग्राम उसको मुंह से भी खिला सकते हैं, और अगर हमें दोबारा ही ज़रूरत पड़ती है तो हम उस दोबारा सोडियम थायोसल्फेट यूज़ लेंगे, ना कि सोडियम नाइट्रेट। क्योंकि अगर हम दोबारा सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं तो साइनाइड की मात्रा साइनाइड की विषाक्तता तो कम होगी और नाइट्रेट की विषाक्तता स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ हम 5 लीटर पानी के अंदर 5% एसिटिक एसिड यूज़ करके उसको पशु को पिलाएं, जिससे हाइड्रोलाइसिस यानी कि पशु के शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो कम होगी और पशु को सांस लेने में दिक्कत कम होगी। वे पशु की जो जब हाइड्रोलाइसिस कम होगा तो पशु का विषाक्तता दूर होने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। तो इसी के साथ साइनाइड पॉइजनिंग कंप्लीट होती है आज की हमारी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे जो कुछ टॉपिक बच गए हैं उनके ऊपर हम ध्यान दे लें थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हमारा रिसिनस, ये किस में पाया जाता है, ये अरंडी की पके हुए बीजों में पाया जाता है। ध्यान रखें इसका, पके हुए बीजों में, ना कि तेल में। ठीक है। ये जो रिसिनस की जो पॉइजनिंग होती है वो होती है पके हुए बीजों से, ना कि तेल से। दूसरा है गोसीपोल, नाम से पता चल रहा है कपास। ये भी कपास के जो पके हुए बीज होते हैं, या खड़ होती है उसमें पाया जाता है, ना कि कपास में। ये भी अरंडी की खली बोल सकते हैं हम, उसमें पाया जाता है। पशु खिलाने पर इसकी विषाक्तता हो जाती है। दूसरा है धतूरा, इसमें हाइसोसाइएमिन वैन हाइसोसाइन जो एल्केलॉइड होते हैं, उसमें इसकी विषाक्तता होती है। हम सब बोलते हैं भाई धतूरा खाने से पशु पागल जैसे हरकतें करने लग जाता है। एक होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी क्या होता है कि जब पशु को जो ये ज़्यादातर मुख्य रूप से किसका है, लीवर फ्लूक में। लीवर फ्लूक में यूज़ की जाती है दवाई। जब इसकी मात्रा पशु को ज़्यादा दी जाए तो उससे इसकी विषाक्तता हो जाती है, और इसमें क्या होगा, वही क्या बोलते हैं, गोबर में मल में खून आना, पशु का लड़खड़ा के चलना, हार्ट बीट रेट कम हो जाना। ठीक है। दूसरा होता है एक फिनोविस भी एंथ्लेमेंटिक्स ड्रग है जो पशु के शरीर के कीड़े मारती हैं। जब इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो भी इसकी विषाक्तता हो जाती है। ये हो गया।
एक होता है रिसिन, रिसिनस हो गया, और गॉसिपॉल भी हो गया, फिनोलिस हो गया, धतूरा हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इसी के साथ हमारा जो टॉक्सिकोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।